क्या इसको अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री कहा जाए या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था? ट्रंप आ गए, अब क्या होगा? चंद दिन पहले से तो ये एक्सपेक्टेशन, ये तवक्को बड़ी मजबूत हो चुकी थी कि ट्रंप साहब आएंगे, और न सिर्फ अमेरिका में ये तवक्को थी बल्कि आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी देखें तो आपको यही अंदाज़ा हो रहा था कि दुनिया के बेशतर दारुल हुकूमत यही सोच रहे थे कि आइंदा अमेरिका के जो सदर होंगे वो ट्रंप होंगे। फिर ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 2 दिन पहले उनके यानी इलेक्शन से 2 दिन पहले एक तेज़ी से कानून साजी की गई, कई किस्म के कवानीन बदले गए, अदालतों के बारे में, हमारी मुसल्लह अफवाज के बारे में, वो भी इस बात की इंडिकेशन थे कि हमारी हुकूमत को ये पता था कि आइंदा ट्रंप आने वाले हैं। लिहाजा दुनिया में ये कोई तवक्को के ख़िलाफ़ नहीं था। लेकिन एक बहुत ही अनयूजुअल बात है, ये एक गैर मामूली बात है कि ट्रंप आए हैं। अमेरिका के जो पॉलिटिकल सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए कि वहाँ पे एक दफ़ा जो प्रेसिडेंट हार जाता है उसके बाद उसका दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि ख़ास तौर पर एक टर्म के बाद। और इसमें आप देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया कि उन्होंने बाकायदा एक नए उम्मीदवार के तौर पर एंट्री डाली। उनका अगरचे तारुफ मौजूद था, वो साबिक सदर भी रह चुके थे, लेकिन तमाम तर प्राइमरीज जो अमरीकी इलेक्शन का इलेक्टोरल प्रोसेस का गैर यानी आप यूँ कही कि गैर रियासती हिस्सा है, सियासी हिस्सा है, वहाँ तमाम की तमाम उन्होंने प्राइमरीज लड़ी। जबकि उनके बरक्स जो डेमोक्रेट पार्टी थी उसकी जो उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उन्हें प्राइमरी नहीं लड़ना पड़ी और उन्हें अचानक यानी जो बाइडन साहब ने एब्डिकेशन की, अपना कैंडिडेचर छोड़ा और उन्हें नामजद कर दिया। तो लिहाजा डेमोक्रेट पार्टी उनके मुकाबले में अगर हम देखें वहाँ पे अमेरिका के हिसाब से तो रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी अपने पूरे प्रोसेस को, 4 साला प्रोसेस को ठीक करते, 4 साला प्रोसेस से गुजरते हुए, जबकि दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी जो थी वो पीछे थी। तीसरी इसमें अहम तरीन बात इमरान ये है कि जो ट्रंप की आमद है वो ऐसा नहीं है कि ये यानी आप डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन हैं। आप ट्रंप को आप दूसरे रिपब्लिकन से जुदा करके देखें तो बात समझ में आती है। निक्सन से लेके जॉर्ज बुश तक, वहाँ तक आपको सारे रिपब्लिकन्स की अप्रोच में यकसानियत नज़र आती है। ट्रंप अगरचे रिपब्लिकन है लेकिन इनकी अप्रोच रवायती रिपब्लिकन से हट के है, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि ये ट्रंपिज्म नाम की कोई चीज़ है जिसने अमेरिका में फतह हासिल। और हबीब साहब, हमने देखा कि एक तवील अरसे तक एंटी ट्रंप कैंपेन हमें मीडिया में भी देखने को मिली और मीडिया से वो नाराज़ भी रहे। कुछ लोगों का ये ख्याल था ट्रंप अगर सदर बन जाते हैं तो अमेरिका के लिए चीज़ अच्छी नहीं होगी, और अगर सदर नहीं बनते तो फिर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमने देख लिया कि जब वो हारने के बाद उनके हामियों ने क्या कुछ किया था। आप किस हद तक इस दोनों नैरेटिव्स को एक्सप्लेन करेंगे और इनका कैसे एनालिसिस करेंगे आप? एक तो यह है कि जब भी इलेक्शन होता है और वहाँ पर किसी भी सोसाइटी में इलेक्शन हो रहा हो, किसी मुल्क में इलेक्शन हो रहा हो, किसी पॉलिटी में इलेक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पर एक जो नया नुक्ता नज़र है जब वो उभर के सामने आता है तो उसको कबूल करने में लोगों को भी पहले तामुल होता है और इस्टेब्लिशमेंट उसको आखिर तक रेजिस्ट करती है। आप इसकी मिसाल पूरी दुनिया में देख लीजिए कि आपको जहाँ पर भी एक नया नुक्ता नज़र आया है, एक नया नैरेटिव बना है उस मुल्क के पावर स्ट्रक्चर के हवाले से, तो वहाँ उसको पहले अवामी सतह पे इंडिफरेंस का सामना करना पड़ा है, फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उससे रिलेट किया है, फिर लोगों ने उसको वोट दिया है और वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट जो है फिर उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। आप इटली में देख लीजिए यही हुआ, आप जर्मनी में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, हमेशा यही होता आया, इवन पाकिस्तान में देख लीजिए। तो ये हम जो एक टेक्स्ट बुक सबक है हमें मिलता, वो हमें इस पूरे अमेरिकी इलेक्शन में भी दिखाई दिया है कि पहले ट्रंप को रेजिस्टेंस, पहले ट्रंप के साथ इंडिफरेंस था, फिर ट्रंप के लिए अपील पैदा हुई, ट्रंप एक दफ़ा इलेक्शन जीते और फिर जैसे वो खुद कहते हैं कि मुझे इलेक्शन हराया गया, और जो बाइडन को उन्होंने कहा कि जो बाइडन तुम जानते हो कि मैं इलेक्शन नहीं हारा। तो उसके बाद फिर एक उनकी तरफ से रेजिस्टेंस भी आई। फिर आप देख लीजिए कि दुनिया भर का कौन सा इल्ज़ाम है जो डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं लगा। ख़वातीन को हरासा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। टैक्स बचाया, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अच्छा, अपने असासे छुपाए, डोनाल्ड ट्रंप ने किए। डोनाल्ड ट्रंप हसास कागजात लेके अपने घर चले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने हसास अमरीकी राजों को जेपटाइज कर दिया, उन्होंने अमरीकी सिक्योरिटी को जेपटाइज कर दिया। आप दुनिया में कोई एक ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो इस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं है, और पाकिस्तान में भी आप बावजूद वो एक्सेप्टेबल हैं।
और पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए इसी तरह की एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जितने इल्जामात हैं उनको परे-काह के मुताबिक परे-काह के बराबर भी हैसियत हासिल नहीं या अहमियत नहीं मिल सकी इलेक्ट्रेट के अंदर। तो ये दुनिया भर में एक जो रियासत की रीस्ट्रक्चरिंग चाहती है नई नस्ल, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप उसके भी सिंबल बन गए हैं। तो अब जो अमरीकी रियासत है, अमरीकी स्टैब्लिशमेंट है, उसको भी रीस्ट्रक्चर होना है। तो जब वो होना शुरू हो जाएगा तो दुनिया भर के दीगर मुल्क भी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसी लाइन पर चल पड़ेंगे। बिल्कुल, और अगेन डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन समझना, मेरा ख्याल है कि इस पूरे नैरेटिव को समझने में भी गलती होगी और इस पूरे सिनेरियो को भी समझने में गलती। ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि मैं जंगों का हामी नहीं हूं, तो अमेरिका ने तो किया यही है कि पहले जंग लड़ी है, उसके बाद अपनी अथॉरिटी जो है वो बताई है कि मेरी ये अथॉरिटी है। तो क्या जंगों के बगैर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर पाएगा अमेरिका? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका की जो अथॉरिटी है उसको फी ज़माना, चूँकि इकोनॉमी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसमें अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये नहीं चाहिए कि जिसे स्टील वर्सेस स्टील कहा जाता है कि जनाब लोहा जो है लोहे के मुकाबले पे लड़ रहा हो और कहीं जंग में बाकायदा तौर पर अमेरिका इन्वॉल्व हो। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर जंगों में भी आगे रहा है और अब पूरी दुनिया में आगे है। दूसरी बात यह है कि खुद अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की कोशिश है वो ये है कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को लाया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीन चली गई हैं। आप देख लीजिए कि एक मुसलसल पॉलिसी है अमेरिका की, बाइडन ने भी उस पर पाबंदी लगाई, कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगाई और आगे ट्रंप भी यही करना चाह रहे हैं। और ट्रंप के दौर में आपको याद होगा कि उन्होंने एक टेलीफोन कंपनी को अपना निशाना बना लिया था। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाई टेक, जो हाई एंड चीज़ें हैं वो शायद उनकी मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में आएगी। तो अमेरिका को एक तो अपना हाउस इन ऑर्डर, अपनी इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वापस लाना है। तो जो इनका सामने इस वक्त अहम हदफ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब एक चीज़ बन रही होगी अमेरिका में तो उसकी मार्केट भी तो होगी ना। तो उसकी मार्केट जितनी पुरअमन होगी अमेरिका को उसका फ़ायदा होगा। तीसरी बात यह है कि अमेरिका की जो असलहे की इंडस्ट्री है, जो नो डाउट मैचलेस है इस कुर्राए अर्ज़ पे, तो फ़िलहाल उसके बराबर की कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो जो बाइडन ने उस इंडस्ट्री को चलता रखने के लिए एक ख़ास पॉलिसी अडॉप्ट की थी और वो बड़ी ही सादा थी और बड़ी ही साफ़ सुथरी सी थी। मिसाल के तौर पे वो सऊदी अरब गए और सऊदी अरब जाके उन्होंने कहा कि जनाब आपको ईरान के ख़िलाफ़ हम आपके साथ हैं, लेकिन इसकी कुछ कॉस्ट है। और पूरी अपनी इंडस्ट्री के लिए अगले कई साल के ऑर्डर्स उन्होंने सिर्फ अमेरिका से ही ले लिए, माफ़ कीजिएगा सऊदी अरब से ले लिए। तो लिहाजा वो अपने मुल्क को कैसे चलाना है इसके लिए जो कुछ भी वो कोशिश है, वो अरब का कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए काफ़ी है अमेरिका की उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, जबकि बाकी दूसरी जगहों पे उन्हें शायद कॉन्फ्लिक्ट की इस कदर ज़रूरत नहीं होगी। तो जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उससे अमेरिका को पैसा, अमेरिका का पैसा लग रहा है और बाइडन लगाते चले जा रहे थे, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उस लड़ाई के ही खिलाफ है। और वो लड़ाई क्यों हो रही है? वो लड़ाई इसलिए हो रही है कि नाटो एक्सपैंड करता करता रूस की सरहद तक आ रहा है यूक्रेन की सूरत में, जबकि रशिया को इस बात के ऊपर उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब अमेरिका इस जंग से पीछे हटेगा तो ऑटोमेटिकली नेटो के बारे में भी खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब के ख्यालात बड़े वाज़ेह हैं कि नेटो को वो समझते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है, अनप्रोपोर्शनल है। तो इस पे खुद यूरोप को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा जब वो ऐसे करेंगे तो जंगें तो कम होंगी। और उसमें हमें ये देखना है कि जो फंडामेंटल उनका जो इस वक्त उनका की पॉइंट है जो उनके मंशूर का, वो ये है कि अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो। खास पॉलिटिकल जमात के हवाले से एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि ट्रंप आ गया तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, तो कुछ अच्छी खबरें उनको भी मिलेंगी। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बड़ी हद तक उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो ट्रंप इलेक्शन जीते हैं उससे चंद दिन पहले पाकिस्तानियों ने वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक PAC बनाई थी जिसे पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कहा जाता है। वहाँ के निज़ाम में पॉलिटिकल एक्शन कमेटी दरअसल अतियात इकट्ठे करती है, फंड इकट्ठे करती है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को देती है। और उसने अपने बयान में बड़ी तफसील से ये बताया था कि उन्होंने कमला हैरिस की कैंपेन से मुलाकात की और कमला हैरिस को ये बताया कि इमरान खान साहब जेल में हैं और पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही। तो कमला हैरिस की कैंपेन ने उन्होंने जो जवाब दिया उन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी निषाद अमरीकियों को,
तो उनसे उनका ये तासुर बना कि अब कमला हैरिस अगर इक़्तिदार में भी आ जाती हैं तो वो अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं करेंगी और इमरान खान साहब को भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, और यहाँ पर फिर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये जो उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी जारी रहेंगे। ये उन्होंने क्लियर कट बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप की कैंपेन से मुलाकात की है और ट्रंप से जो हमें ये तवक्को है, और ट्रंप ने ये बताया है कि वो इक़्तिदार में अगर आते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उनके ऊपर यकीनन अपनी कोई ना कोई राय का इजहार करेंगे या अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। अब ये दो चीज़ें ये तो बिल्कुल वो हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है। और अब ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं। उससे पहले आप ये भी देखिए कि ट्रंप उस वक्त यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स दोनों ने जो उनका कांग्रेस का हाउस है, जिसे ऐवान नुमाइंदगान कहा जाता है, उसके तकरीबन सभी नुमाइंदों ने एक ख़त भी लिखा था। ठीक, तो अब ट्रंप का आना और उसके बाद फिर ऐवान नुमाइंदगान का ख़त और फिर उसके साथ रिपब्लिकन्स की अक्सरियत सेनेट में, ये सारी चीज़ें मिलके कम से कम कुछ इशारा दे रही हैं कि वहाँ पे जो पाकिस्तानियों की लॉबी ने जो भी कोई उनका ऑब्जेक्टिव था वो किसी न किसी दर्जे में हासिल होने की तवक्को की ठीक है। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये संगीन मसला इतने अरसे से चला आ रहा है, मसला कश्मीर, उसको हल करने के लिए दोनों ममालिक को मेज़ पर ला सकता है और उसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं वो? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सबसे पहले जो काम उनके सामने है, जंग जो उनका दावा है कि मैं जंगों का मुखालिफ हूँ और जंगें बंद करूँगा, तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है उसको कंटेन करना है, खा वो गज़ा है, खा वो यूक्रेन है, खा कहीं और है, कि एक तो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फैलने ना पाए। सबसे पहला काम उनके सामने ये होगा। उसके बाद जो दूसरे फ्लैश पॉइंट्स हैं उनकी तरफ उन्हें जाना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है जिसपे दो मुल्क जंगें लड़ चुके हैं और मुस्तकबिल में भी किसी जंग के इम्कानात खारिज नहीं किए जा सकते। इस फ्लैश पॉइंट को इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो पिछली जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो चीन को कंटेन करने की पॉलिसी पर चलती रही हैं और इंडिया हमेशा से चीन को कंटेन करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा करता रहा है अमेरिकन पॉलिसी में, और वो ज़ाहिर अब भी जारी रखेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि यकायक यानी मसला कश्मीर का ऐसा हल जो इंडिया को नापसंद हो, और इंडिया को हर वो हल नापसंद है जो मुनसिफाना है जी। तो लिहाजा ऐसा हल जो इंडिया को नापसंद हो तो अमेरिका शायद फौरी तौर पर उस तरफ नहीं जाएगा। तीसरी बात, हमारे लिए जो सबसे इंटरेस्ट है उनका, यानी जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो है अफ़गानिस्तान और ईरान का मसला। अगर ईरान के साथ कोई गहरा नहीं होता जो क्राइसिस है, तो हमारे लिए ये भी काफ़ी है। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान से निकलने का जो मुआहिदा है, जो कतर जिसे कहते हैं मुआहिदा कतर, वो बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दौर का तय करता था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस खित्ते में ये नहीं कहा कि हम इसके बाद एक हुकूमत कायम करेंगे। अमेरिका के वैसे भी अगर रवायती तौर पे देखें तो अमेरिका कोई हुकूमतें कायम करना नहीं चाहता। वो जितनी देर रहता है तो वहाँ पे कोई हुकूमत कायम हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ जब वो निकलता है तो वो लॉन्ग टर्म अपने एसेट्स पीछे छोड़ के नहीं जाता। तो लिहाजा अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट है वो भी अब इससे ज़्यादा नहीं रहा कि ये यहाँ पर अमन रहे और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो फैले ना। तो लिहाजा अगर कोई ये समझता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ शख्स कि आइंदा अफ़गानिस्तान का मुहाज कुछ गर्म होगा, तो मुझे अब लगता है कि वो गर्म नहीं, ठंडा होगा। ठीक है। और लास्टली मैं अर्ज़ करूँ कि जो अब हमें अफ़गानिस्तान पर हम जो नज़र रखते हैं या अफ़गानिस्तान की तरफ जिस अंदाज में देखते हैं, हमें अपने तर्ज़ फ़िक्र में और नज़र के अंदाज में भी थोड़ी तब्दीली करना हो। अब पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी अजीब सी रही है हर वक्त। पाकिस्तान का एक ताल्लुकात की तारीख़ है अमेरिका के साथ, जो कि अभी डिस्कस भी हो चुका हुआ। अब चाइना के साथ हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी। ठीक है। इंडिया के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत सालों पुराना है। अफगानिस्तान के साथ करंटली जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो भी हमारे सामने है। पाकिस्तान अब किस तरफ टिल्ट रखे? रूस के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं। अगर चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात करते हैं तो अमेरिका नाराज़ होता है, और अमेरिका के साथ या बाकी किसी मुल्क के साथ करते हैं तो चाइना के साथ हमारी दूरियां बढ़ती हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए?
जहाँ तक चाइना के साथ हमारे रिलेशन है तो उसको अमेरिका के मुकाबले में पलड़े में रख के तोल के नहीं देखा जा सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका से हम सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले मुल्क हैं, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ है। और जब से हमने चाइना के साथ अपने मामलात को अच्छा किया है तो चाइनी बरामदात ने हमारी इकॉनमी को तबाह करके रख दिया है। अमली तौर पर हमारी हर किस्म की इंडस्ट्री जो है वो चाइनी प्रोडक्ट्स की यलगार के सामने बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान फ़र्क क्या है। दूसरी बात यह है कि चाइना की तरफ हमारी जो स्टेट है वो कुछ ज़्यादा झुकी हुई नज़र आती है। मिसाल के तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रुझान बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ है। मिसाल के तौर पे हमारी जो ये PMLN है इसको यकायक चाइना से इसकी मोहब्बत जो है वो बिल्कुल छुपाई नहीं छुपती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी है जो चाइना की तरफ चलते को तरजीह देती रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी हम चाइना की तरफ गए हैं तो हमें इंटरनेशनली सुबकी का सामना करना पड़ा है, इंटरनली अपनी मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि अमेरिका की तरफ जब भी हम गए हैं तो हम नो डाउट हमारा उनके साथ ट्रांजैक्शनल हमारा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है कि काम किया और पैसे लिए, लेकिन वो जितना भी दौर रहा है उनके साथ हमारे मामलात बेहतर चलते रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अवाम के अंदर अभी चाइना के बारे में वो यकसुई मौजूद नहीं है जो अमेरिका या वेस्ट के बारे में आम लोगों के ख्याल में है। मिसाल के तौर पे आज भी आम आदमी जो है अगर वो अपने बच्चे को या बेटी को सोचता है कि उसको बाहर पढ़ाना है तो चाइना उसमें डेस्टिनेशन नहीं है। चाइना तीसरी या चौथी डेस्टिनेशन है। असल डेस्टिनेशन आज भी अमेरिका और यूरोप है। और ये आज की बात नहीं है, गुज़श्ता 100-150 साल की तारीख है जिसमें ये चल रहा है। तो लिहाजा ये कुछ स्विच बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि हम चीन की तरफ जा रहे हैं, टाटा बाय बाय अमेरिका। तो लिहाजा इसके अपनी पेचीदगियाँ हैं। अब रूस का जो मामला है, रूस का इशू देखिए वो यूक्रेन की वजह से है। और जो ट्रंप है, ट्रंप साहब जो है वो रूस की वजह से बदनाम है। उनके जो मोतरजीन हैं अमेरिका के अंदर वो कहते हैं कि ट्रंप के पुतिन के साथ या रशिया के साथ ताल्लुकात हैं। और ट्रंप ने इस कैंपेन यही नहीं बल्कि पिछले इलेक्शन में कहा जितवाया है। और ट्रंप साहब ने इस कैंपेन में ज़ेलेंस्की के बारे में जो कुछ कहा वो भी ऑन रिकॉर्ड है। इनके बारे में कहा कि ये शख्स जब भी आता है $1 अरब का चूना लगा के चला जाता है। तो ज़ेलेंस्की मुबारकबाद भी दे रहा है उम्मीद के साथ। तो अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जो अमेरिका जब जा रहे हैं अगर रूस की तरफ पुतिन के होते हुए तो इसका ये मतलब है कि हम अमेरिका से दूर नहीं जा रहे। लेकिन चीन के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं और वो शायद हमारे लिए कुछ मुश्किलात का सबब बने। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह हमारी नालायक वजारत खारजा ने जो कुछ हरकतें पिछले चंद दिनों में चीन के साथ भी कर दी हैं उसमें चीन भी हम पे कुछ ज़्यादा बोझ डालने के लिए तैयार नहीं।